स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रीन दिख रही है सबको। जी जी। हम्म। ओके। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, हमारा सेशन था इंट्रोडक्शन का, नहीं हम आज के सेशन में तो ठीक है 20-30 मिनट में कवर कर देंगे। मतलब इसमें फोकस रहेगा ना इंट्रोडक्शन, समझे एक नॉर्मल राइटिंग और एक एकेडमिक राइटिंग में क्या बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि तो हमें जनरल डिफरेंस नहीं पता। तो इसके बाद हम प्लान करेंगे कि सेशन होंगे किस तरह, यानी हम 3 4 से 5 टॉपिक को ओवरऑल कवर करेंगे। तो ये है राइटिंग का इंट्रोडक्शन, यानी जो हम, क्योंकि राइटिंग जो है ना वो एक मेथड है, वे है कम्युनिकेट करने का थॉट्स को, आइडिया को या इंफॉर्मेशन को। ये बेसिक चीज हो गई। दूसरी चीज है कि 3 तरह की राइटिंग्स है जनरली। एक तो है क्रिएटिव राइटिंग्स, जिसमें स्टोरी, पोएम, नॉवेल्स या फिर ये मैगजीन्स वगैरह आ गई। एक है जर्नलिस्टिक राइटिंग, जिसमें न्यूज आर्टिकल्स आ गए, रिपोर्ट्स आ गई, और ये और बेसिक चीजें, ये खबरें फैलाना, ठीक है। अब हम जो सीखेंगे वो तीसरी राइटिंग सीखेंगे, एकेडमिक राइटिंग। यानी एक फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड वे है राइटिंग का, जिसमें हमारा पर्पस जो है ना वो एजुकेशनल या जो है ना वो एक प्रोफेशनल जो आर्ग्यूमेंट है या आइडिया है या रिपोर्ट है, उसको कन्वे करना है उसी अंदाज में, एनालाइज भी करना है, इंफॉर्मेशन भी उसी में हमने करनी है। राइटिंग में सारा कुछ होगा उसी में, हम मेथडोलॉजी भी डिस्कस करेंगे, सारी चीजें राइटिंग के अंदर ही होगी होगा। तो वो एकेडमिक राइटिंग है। जनरल राइटिंग और एकेडमिक राइटिंग में फर्क, उसकी एक जो है वो मार्केट में एक अलग वैल्यू भी है, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरह की एकेडमिक राइटिंग की वैल्यू है और किसकी नहीं है। अच्छा, तो ये सब मैंने बता दिया एकेडमिक राइटिंग का क्या, पहले ही बता दिया। तो उसका देखिए पर्पस है रिसर्च फाइंडिंग्स को बताना, एनालाइज करना और रिलेट करना आइडियाज को, आर्ग्यू करना एविडेंस की बेस पे, एग्जाम्पल्स ऐड करना, ठीक है। तो इसमें कई चीजें आ जाती है, एग्जाम्पल सॉरी मैं ऐड कर, रिसर्च पेपर आ गए, एस्से आ गए, थीसिस वगैरह आ गई। हम मतलब हम जो कवर करेंगे ना, जो बेसिक सेशन में जो हम कवर कर सकते हैं वो रिसर्च पेपर और ऐसे है। हम जो है वो थीसिस तो नहीं करेंगे, ना ही और भी चीजें करेंगे। रिपोर्ट्स को हम समझेंगे, सिर्फ रिपोर्ट्स किस तरह एनालाइज होती है, और यही है। जनरली रिसर्च पेपर ही में सारी चीजें आती है। खैर, तो हम समझते हैं नॉर्मल राइटिंग और एकेडमिक राइटिंग में क्या फर्क है। सबके सामने लिखा हुआ है, यानी ये है कि हम कैजुअली पर्सनल और कन्वर्सेशनल चीजों को शेयर करते हैं, एकेडमिक में नहीं करते हैं। चीजें फॉर्मल होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, प्रिसाइज होती है। वहां मकसद जो है वो इन्फॉर्म करना, एनालाइज करना, आर्गुमेंट करना है। यहाँ ये नहीं है, यहाँ एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, थॉट शेयरिंग भी हो सकती है। राइटिंग में भी बड़ा मेजर फर्क होता है, जो हम जनरली जिस तरह लिख रहे होते हैं स्लैंग्स वगैरह यूज करके, और किस किस वर्ड को हम अवॉइड करते हैं वो मैं आगे इसमें बताऊंगा। तो खैर, ये चीजें हम एकेडमिक राइटिंग में नहीं करते। और एविडेंस, एकेडमिक राइटिंग में एविडेंस एक बहुत बड़ी चीज होती है, वो उसकी कई शक्ल होती है एविडेंस की। उसे हम उसे भी डिस्कस करेंगे, समझेंगे आगे के सेशंस में इंशाल्लाह। तो की फीचर्स देखने आपके लिए है कि वही जो मैंने बताया कि फॉर्मल टोन होगी आपकी, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी, यानी जो पेपर जो लिखा होगा, रिसर्च में एग्जाम्पल भी उसकी होगा। तो रिसर्च पेपर जो लिखा होगा ये एक वे, एक मेथड में, वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो भी हम आगे इसमें आएगा है। और एविडेंस जैसे बताया, साइटेशंस बड़ा अहम पॉइंट है जिसे हम आगे इसमें समझेंगे। इस साइटेशन को अगर आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में समझे, तो इस तरह रेफरेंसिंग होती है ना, रेफरेंस करते हैं जिस तरह हम रेफरेंस। आवाज आना बंद हो गई है। जी जी, अभी आ रही है आवाज। जी अब आ रही है। मैं कह रहा था कि हम साइटेशन साइटेशन को ना हम डिटेल में समझेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि साइटेशन ना यानी सोर्स ही है। यानी आपने कोई बात कही है या कोई रिपोर्ट की है तो उसका क्या सोर्स है। लेकिन साइटेशन में जो है वो हम एक मेथड डिस्कस करते हैं कि किस मेथड में हम ना उस सोर्स को कन्वे कर रहे हैं। और क्लैरिटी और कंसाइजनेस जरूरी चीज है। ये हो गई। अच्छा, 1 सेकेंड। रिसर्च एक फॉर्मूला है। हेलो, हाँ। मैंने बस ये पूछना था, साइटेशन वही होती है ना, शॉर्ट रेफरेंसेस जो विद इन द आर्टिकल, यानी कि जो हम लिख रहे हैं रिसर्च राइटिंग अपनी, उसके अंदर जो शॉर्ट रेफरेंसेस हम देते हैं, एट ऑल आगे हम आगे ये लिख देते हैं। एग्जैक्टली exactly, सही कहा आपने, साइटेशन वही होती है। लेकिन साइटेशन ना मतलब अगर हम रिसर्च पेपर के पर्सपेक्टिव में बात करें तो साइटेशन उसी को कहते हैं। लेकिन अगर ब्रॉड वे में बात करें ना तो वो साइटेशन नहीं है। साइटेशन जनरली रेफरेंस को भी काउंट डिपेंड करता है, मैं आगे बस में बताऊंगा। डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड ऑफ रेफरेंसेस यूज कर रहे हैं।
सब में फर्क है। जनरली जो हम रेफरेंस के ना दो मेथड देखते हैं, आई ट्रिपल ई सिस्टम होता है यूज, या फिर शिकागो सिस्टम यूज होता है। वो सब क्या है वो इंशाल्लाह हम आगे समझेंगे। जो आप कह रही है ना वो इस तरह से है, जैसे कि कोई भी, चलो वो आगे हम समझाऊंगा बताए। तो रिसर्च का एक फॉर्मूला है सिंपल, टी प्लस क्यू प्लस एम प्लस ए। सिंपल, रिसर्च प्लस टॉपिक प्लस मेथडोलॉजी प्लस एनालिसिस। सिंपल, ये है रिसर्च। और क्वेश्चन जो है वो समझे इन सबसे ऊपर है। यानी एक रिसर्च में क्या क्वेश्चन है, क्या टॉपिक है, ये फाइंड करना तो प्राइमरी है, सबसे टॉप पर है। ठीक है। और टी, यही टॉपिक है, यानी आपने बिल्कुल क्लियर जो है वो आपने कर लिया कि आपने क्या करना है। अच्छा, रिसर्च पे, रिसर्च एकेडमिक रिसर्च की खासियत ये भी होती है कि आप बड़ी स्पेसिफिक चीजों को डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर बहुत रेयर आपको रिसर्च पेपर, मतलब एकेडमिक पेपर्स तो बहुत रेयर आपको मिलेंगे जो पूरी डेमोक्रेसी को डिस्कस करते हैं, कोई नहीं सकता। क्योंकि वो रिसर्च नहीं रहेगी, वो रिव्यू पेपर बन जाएगा। पूरी डेमोक्रेसी को डिस्कस करना, या वो भी नहीं बनेगा, वो एक आर्टिकल बन जाएगा। तो जो रिसर्च पेपर होंगे वो डेमोक्रेसी के किसी बहुत पर्टिकुलर, कोई भी पर्टिकुलर हिस्से को डिस्कस करेंगे। यानी जनरली जितना ज्यादा आप स्पेसिफिक रिसर्च पेपर में रहते हैं, उसे उतना ज्यादा हाई एकेडमिक पेपर काउंट किया जाता है। तो ये बड़ा स्पेसिफिक टॉपिक हम कोशिश कोशिश करते हैं चूज करें। क्योंकि ये होता है ना, ये तो हमारा मसला है कि हम समझते हैं कि एक इंसान हर टॉपिक पे डिस्कस कर सकता है या हर बात में एक्सपर्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है। एकेडमिकली देखें तो ऐसा नहीं होगा। आपकी किसी एक फील्ड में नॉलेज होगी, प्लस उसमें, यानी एकेडमिकली तो यही होता है कि उसमें आप अथॉरिटी रखते हो। अथॉरिटी को रखता है जिसके जिसको उस फील्ड में डिग्री है। यानी अगर आप उस फील्ड में अथॉरिटी रखते हैं तो फिर आप उस फील्ड से रिलेटेड पेपर लिखने के लायक है, यानी वो पेपर की अहमियत होगी। वो सब हम आगे समझेंगे कैसे क्या है। और एनालिसिस और मेथोडोलॉजी क्या है, यानी मेथोडोलॉजी ना दो तरह से है। जैसे कि एक तो जो है वो आपने क्या मेथड यूज किया है, कैसे मास सामने, वही है मेथोडोलॉजी का मतलब, क्या मेथड आपने यूज किया है। तो इसमें फिर दो चीजें, एक तो है क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव। इससे बिल्कुल एंड में मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा कि क्वांटिटेटिव क्या है, क्वालिटेटिव क्या है। आपने देखा होगा रिसेंटली साहिल भाई ने भी सेशन किया, तो बड़ा क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव बार बार ये वर्ड यूज कर रहे थे। तो ये दोनों चीजों में फर्क है। जनरली जो हम पेपर्स देखते हैं, रिसर्च पेपर या कोई भी चीजें, वो होती है मिक्स्ड मेथड। जनरली मैं समझाता जा रहा था कि मैं आसानी हो। और जो आप देखते हैं जिसमें डिस्कशंस हो ना, वो है क्वालिटेटिव। जिसमें डेटा पे ज्यादा बात हो वो है क्वांटिटेटिव। ठीक, ये है। बाकी एनालिसिस तो आपकी अपनी, यानी वो ओपिनियन और सारी चीजें हो सकती है, लेकिन एक एकेडमिक पेपर की ये बात होती है कि अब कोई भी ओपिनियन बिना एविडेंस के नहीं आता। यदि आप देखें कि मैं आपको से समझाऊं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में, या किसी भी दो कंट्री ले लेते हैं मिसाल के तौर पे, जैसे कि हम ले लेते हैं सीरिया। सीरिया में अभी जो है वो आ, असद की रिजीम का फॉल हो गया। अब ये हुआ, ठीक है। अब इससे मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि अब यूएस की डोमिनेंस मिडिल ईस्ट में बढ़ जाएगी। मुझे ऐसा लगा। लेकिन ऐसा मेरे लगने से मैं पेपर में नहीं लिख सकता, एकेडमिक पेपर में। मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि क्या किसी का फॉल होने से किसी की जो है वो डोमिनेंसी बढ़ती है, उसकी मिसाल लानी पड़ेगी, उसकी एविडेंसेस देने पड़ेगी कि ऐसा हिस्ट्री में कभी हुआ है या नहीं हुआ। फिर इस पे डिस्कशन करना पड़ेगा कि असद की रिजीम फॉल करने में यूएस की क्यों डोमिनेंस बढ़ेगी, रशिया की या यूके की या जापान या फ्रांस यहाँ की क्यों नहीं बढ़ेगी। और उसके बाद फिर ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकूंगा मैं कि यहाँ अब चांस है कि ऐसा होगा। मतलब ये कि जो एनालिसिस होता है वो आपकी ये नहीं होता कि आपको लगा तो आपने लिख दिया, तो मुझे लगा ऐसा कि ऐसा होगा। ऐसा नहीं है। डिटेल में आपको जो है वो एविडेंस के बेस पे चीजें वो कलेक्ट करना पड़ेगा। वो एविडेंस भी दो तरह से है। एक तो है कि आउटर एविडेंस और एक इनर एविडेंस, यानी कि आपने खुद ही अपने पेपर में एविडेंस के तौर पर, यानी कई सारे एविडेंस को मिला के एक एविडेंस बनाया है। या फिर एक है कि डायरेक्ट कोई ऐसा एविडेंस है जिसे आपने कोट कर दिया है। तो दोनों ठीक है, खैर। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे, जैसे कि ना टॉपिक ले लेते हैं मिसाल के तौर पे, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस पे। ये टॉपिक है ना। इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि सोशल मीडिया किस तरह से जो है ना वो अफेक्ट कर रहा है स्टडी टाइम को। मेथोडोलॉजी क्या है? मेथोडोलॉजी है इसमें कि हम सर्वे कंडक्ट करेंगे और लिटरेचर रिव्यू करेंगे। अब जो सर्वे कंडक्ट अगर खाली रहता तो ये पेपर बनता क्वांटिटेटिव, क्योंकि इसमें सिर्फ डेटा पर बात होती। यहाँ रिव्यू भी हम रिव्यू करेंगे, लिटरेचर भी, जो टेक्स्ट है इस टॉपिक पे, इस जो जिसमें हमने बच्चों की परफॉर्मेंस वगैरह को या किसी की भी सोशल मीडिया के थ्रू जो किसी भी फील्ड में परफॉर्मेंस चेंज हुई है उसको एनालाइज किया है, फिर उसको डिस्कस किया है। तो लिटरेचर रिव्यू भी हमने इसमें ऐड किया है। तो अब ये वाला हिस्सा जो है लिटरेचर रिव्यू वाला हिस्सा, ये बन गया क्वालिटेटिव।
तो अब ये जो जैसे मैंने कहा था अक्सर पेपर होते हैं मिक्स्ड मेथड्स के, तो ये पेपर का जो मेथड हुआ मिक्स मेथड हुआ। एनालिसिस कैसा हुआ कि हमने रिजल्ट्स को जो कंपेयर किया कि पहले सोशल मीडिया के बगैर किस तरह एकेडमिक परफॉर्मेंस थी और अब किस तरह है, तो रिजल्ट्स को कंपेयर किया और फिर कंक्लूजन ड्रॉ किया कि किस चीज में इम्प्रूवमेंट हुई है और किस चीज में इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। तो ये एग्जाम्पल दिखा है। अच्छा, फ्रेमवर्क क्या होगा? यानी पेपर को ना एक फ्रेमवर्क होता है एकेडमिक राइटिंग का, वो मैं अभी रिसर्च पेपर की एग्जांपल भी इसमें ऐड कर। अच्छा, जैसे सबसे टॉप पे होता है हमेशा पेपर में आई, कि वो किसने फॉर्मूला AIMR करके फॉर्मूला होता है, इसको याद कर ले, AIMRDC। बस सी काफी है, ये एंड वाला सी काफी नहीं है। यानी जो छह प्राइमरी चीज है जिसका पता होना चाहिए। क्या? अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट, यानी एब्स्ट्रैक्ट ये होता है कि एक कंसाइज समरी होती है आपके पेपर की, जिसमें आपने पर्पस, मेथडोलॉजी, फाइंडिंग और कंक्लूजन एक साथ बताया होता है। ये होता है एब्स्ट्रैक्ट। ये मस्ट है, विदाउट एब्स्ट्रैक्ट कोई एकेडमिक पेपर नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट से पता पता चलता है कि आपका आपके पेपर में एक्चुअली में क्या है, आपने उसमें क्या बात की है, और क्या मकसद है, क्या काम किया, जो भी सारी डिटेल्स है वो एब्स्ट्रैक्ट से पता चलता है। एक सेकंड रुकिएगा, इसको मैं सुना। तो हम तो एब्स्ट्रैक्ट है। हम्म, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट वाला। फिर आता है इंट्रो। इंट्रो में आप जो है ना मतलब आउटलाइन ड्रॉ करते हैं कि आप ने क्यों ये पेपर लिख रहे हैं, या फिर क्या इसमें मकसद है, क्या अचीव करना है, ये सारी बेसिक चीजें इंट्रो में आ जाती है। फिर अगेन जैसे मैंने कहा मेथडोलॉजी, यानी क्या आपने मेथड यूज किया है। अच्छा, मेथड में ये पिछले वाली बार में बताना भूल गया, भी बताता हूँ। मेथडोलॉजी में आप दो तरह से चीजें करते हैं, जैसे आपने किन सोर्सेज का यूज किया ये भी मेंशन करते हैं, किन बातों पे आपने अप्लाई किया वो भी मेंशन करते हैं, और क्या क्या, यानी आपने इस वे यूज किया। जैसे अगर किसी ने सर्वे खुद किया तो अच्छी बात है, किसी ने किसी और का सर्वे यूज किया तो वो भी मेंशन करेगा। साथ साथ जैसे मिसाल के तौर पे, ये तो हम जनरल पेपर्स की बात करें सोशल स्टडीज के, अगर कोई पेपर केमिस्ट्री का है, यानी केमिस्ट्री के ऊपर कोई रिसर्च पेपर है, तो उसने किस तरह जो है एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, किस तरह जो है वो केमिकल्स पर काम किया है, किस एनवायरनमेंट में किया है, सारी डिटेल मेथडोलॉजी में मेंशन होनी चाहिए। अगर ये डिटेल में से कोई भी डिटेल जो इसका कनेक्शन पेपर से है और वो नहीं है, उसमें उस पेपर में मेजर इशू है, ये थोड़ा मेजर ये है। बाकी फिर मेथडोलॉजी के बाद रिजल्ट्स क्या आए, ये अक्सर मतलब पेपर तो ये जरूरी नहीं कि आप यही मेथड फॉलो करें। मेथडोलॉजी तक तो मस्ट है, मेथडोलॉजी तक आप ये वे फॉलो करें। रिजल्ट्स आप पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, इतना बड़ा मसला नहीं है। रिजल्ट से पहले डिस्कशन भी की जा सकती है कि आपने किस तरह से जो है वो, क्या आपका एनालिसिस और क्या सारी चीजें हैं। तो ये तरीका है। कंक्लूजन भी लिखना मस्ट है। कंक्लूजन और एब्स्ट्रैक्ट सिमिलर ही है, ठीक है, बड़ा बेसिक सा फर्क है। ये हम लिखेंगे तो हम समझते हैं कि अभी जरूरत नहीं है। अगेन साइटेशन और रेफरेंसेस ये दो अलग चीज है, दोनों चीजें मुझे समझते हैं। तो साइटेशन रेफरेंस पेपर में दो तरह से होता है, और एक चीज होती है बिब्लियोग्राफी की, वो भी हम समझेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा मेरा मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह कि सिर्फ मैं ऐसे बताऊं ना, मैं टूल का यूज करके, जो एकेडमिक टूल्स रिसर्च राइटर्स या PhD स्कॉलर्स यूज करते हैं, उस प्रॉपर टूल को डाउनलोड करने से लेके यूज करने तक की सारी डिटेल इंशाल्लाह मेंशन करूंगा आगे के सेशंस में। अब आते हैं रेफरेंस, साइटेशन और बिब्लियोग्राफी के फर्क को समझने में। तो इतना इतना मतलब सिंपल नहीं होगा, लेकिन हम समझने की कोशिश करें। पहले हम समझ लेते हैं कि रेफरेंसेस क्या होता है। रेफरेंसेस होता है एक पूरा, किसी भी ना जो आपने सोर्स यूज किया, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने कुरान यूज की है, ठीक है। अच्छा, ये भी एक हम चीज समझे कि अपना अगर इंग्लिश में, जैसे मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ तो मैंने इंग्लिश में कुरान की मिसाल के तौर पे आयत नंबर चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 2 यूज की है, तो जनरली तो हम क्या करते हैं कि हमने वो लिखा और उसके आगे लिख दिया कुरान 2 और 2, नहीं, चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 2। लेकिन एकेडमिकली ये करना बहुत ही मतलब बेकार हरकत है। तरीका ये है कि आप ये मेंशन करें कि आप कौन सी किताब, कुरान है, ठीक है। अगर कुरान का एग्जैक्ट टाइटल है कोई, यानी बहुत से स्कॉलर्स की बुक में या बहुत से स्कॉलर्स के ट्रांसलेशन में कुरान का एक स्पेसिफिक टाइटल होता है, तो वो अगर टाइटल है तो बुक का टाइटल, तो वो आपको मेंशन करना है। ट्रांसलेशन किसकी है वो मेंशन करना है, और आप किस ईयर का वर्जन यूज कर रहे हैं वो भी मेंशन करना है। यहाँ एक चीज अभी भी कम है,
या ये मेंशन नहीं किया, खैर मेरी भी गलती। यहाँ मेंशन करना है किस पब्लिशर की है, और उसके आगे फिर आप सूरह मेंशन करेंगे। ये है प्रॉपर रेफरेंसेस। उसकी वजह क्या है आप ये समझे ना, कि अगर आप देखें एक बुक जो रहीकुल मखतूम की मिसाल लेते हैं, सबसे पॉपुलर, सबको पता है, उसके रिवाइज्ड वर्जन आते रहते हैं। अगर एक आदमी ने लेटेस्ट वर्जन यूज किया है और उसके बुक में आ रहा है पेज नंबर 28 पे एक बात, पेज नंबर 28 पे कोई एक अलग डिटेल आ रहा है, और एक इंसान ने जो है वो 20 साल पुराना वो जो है वर्जन यूज किया है, और उसके जो है पेज नंबर 29 में आ रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि पेज नंबर, मुझे कौन सा वर्जन जाके चेक करना है? तो ये सारी डिटेल मेंशन करनी है। कुछ पब्लिशर्स की बुक में क्या होता है कि शुरू में एक्स्ट्रा पेजेस है कुछ, या उन्होंने कोई एक्स्ट्रा डिटेल डाल दी या कम डिटेल डाली है, कुछ को शॉर्ट कर दिया, या फॉन्ट साइज में फर्क है, तो पेज नंबर में फर्क हो जाता है। तो पब्लिशर का नाम भी मेंशन करना है, किस पब्लिशर की है, सारी डिटेल्स मेंशन करनी है। जितनी ज्यादा डिटेल मेंशन करते हैं रेफरेंस में, उतना अच्छा होता है। मैं बुक के है ना उससे भी समझाऊंगा जैसे कैसे होता है, और कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं ये सारी डिटेल। यानी इतना ऐसा नहीं होगा आपको कि एक चीज देख के लिखनी पड़ेगी। आजकल टूल्स है हर चीज के लिए, जो मैंने देखा यूट्यूब वगैरह पे बहुत से वीडियोस में नहीं बताते, वही बोरिंग टेक्निक लेके चलते हैं, जो हम इंशाल्लाह लेके नहीं चलेंगे। हर चीज के लिए टूल है, हर चीज ऑटोमेटिक होती है, किसी चीज के लिए मेहनत नहीं करते। अब आते हैं साइटेशन पे। साइटेशन जो है ना, वो एक मतलब जो आपकी डिटेल रेफरेंसेस है, यानी डिटेल रेफरेंस है, उसका एक छोटा सा वर्जन होता है जो आप टेक्स्ट के बीच में यूज कर लेते हैं। अब टेक्स्ट के बीच में दो तरह से यूज होता है, एक तो है इन टेक्स्ट साइटेशन, जैसा अभी किसने पहले मेंशन किया, हम देखा नहीं किसने किया, तो उन्होंने बिल्कुल सही बात की। यानी आप जैसे अब एक बात चल रही हो बीच में, वहां कुरान की मैंने एक बात कोट की जिसका रिलेशन कुरान की साइड से, तो मैं सिंपल इस वे में शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अच्छा, वे अलग अलग होते हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो मैंने किसी शॉर्ट वे में लिख दिया, जैसे मिसाल के तौर पे जे स्मिथ की बुक है। अच्छा, ये एक मेथड होता है जिसमें हमें पता होगा, ये सारी चीजें हमें आगे समझ आएगी कि अगर रेफरेंस होता है ना, तो यहाँ पे मेरा नाम है मिसाल के तौर पे, मैं इस बुक का ऑथर हूँ, तो माज अहमद ने लिखा होता है, अहमद माज लिखा होता है। क्यों होता है ऐसा, ये सारी चीजें हम आगे समझेंगे। तो जे स्मिथ की एक बुक है जो 2020 की है, बुक का नाम ये है वो है, इतना लंबा नहीं कर देंगे सर। सिर्फ बीच में अगर बात चल रही है पेपर में, तो बीच में हमने इसमें 2020 लिख दिया, दैट्स इट। अब उसके डिटेल में एंड में होगी बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस, वहां इस तरह डिटेल लिखी होगी, उस पूरे साइटेशन के पूरा रेफरेंस लिखा होगा, ठीक? दूसरी तरह की साइटेशन होती है फुट नोट्स और एंड नोट। फुट नोट्स और एंड नोट्स ये होते हैं जो आप नंबरिंग देखते होते हैं ना, कि जैसे मेरे पेपर में भी था कि हमने नंबरिंग यूज की थी, यानी एक बात खत्म हो रही है तो उसके रेफरेंस के तौर पे नंबर यूज किया है, तो वो है फुट नोट। अब नंबर अगर जस्ट पेज के नीचे आ रहा है तो वो फुट नोट है। नंबर अगर बिल्कुल एंड, नंबर का रेफरेंस मतलब बिल्कुल एंड में आ रहा है, तो वो है एंड नोट। ठीक है, ये भी हम समझेंगे। बिब्लियोग्राफी क्या होती है? बिब्लियोग्राफी ना, ना ही समझे एक तरीके से रेफरेंस है ना साइटेशन है, या रेफरेंस से सिमिलर है। यानी ये है कि जो बुक की पूरी डिटेल होती है, जो भी चीजें होती है, उसे हम अल्फाबेटिकल फॉर्म में एक जगह लिस्ट कर देते हैं कि हमने ये सोर्सेस यूज किए हैं। तो ये बिब्लियोग्राफी जनरली आप बुक्स में देखिएगा, एकेडमिक पेपर्स में कम होती है, होती भी है तो कुछ स्पेसिफिक है उनमें होती है। तो उसकी अभी हमें समझने की जरूरत नहीं, कि ज्यादा चीज सब समझ आ जाएगा, ठीक है? हम देख करते हैं। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में फर्क समझ लेते हैं। अच्छा, क्वांटिटेटिव का मैंने बताया, जैसे कि क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होती है ना, वो न्यूमेरिकल डेटा पर और स्टैट्स पे बहुत ज्यादा अप्लाई करती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक गांव है, वहां मुझे पता करना है कितने लोग वहाँ गवर्नमेंट की जो है ना, वो मतलब मामलात से खुश है। तो वो जो होगा ना रिसर्च, वो या वो जो एनालिसिस होगा, वो कहाँ आएगा? वो भी एक रिसर्च पेपर के फॉर्म में आता है। तो उस तरह की चीजों को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव। और उसमें मेथडोलॉजी भी डिस्क्राइब करूंगा कि मैंने कौन से ऐसे क्वेश्चंस बनाए जो ये डिफाइन करते हैं कि वो गवर्नमेंट, जिससे हमें ये पता चल सके कि गवर्नमेंट की वो पॉलिसी से खुश है या नहीं है, या गवर्नमेंट से खुश है या नहीं है। तो ये चीजें मेथडोलॉजी में आ जाएंगी, इसमें अलग बात है। क्योंकि मैं जनरली बता रहा हूँ कि क्वांटिटेटिव में हम ज्यादा स्टैट्स और सर्वेस वगैरह पर अप्लाई करते हैं, और वो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनका कनेक्शन नंबर से हो, डेटा से हो, ठीक है? या फिर पहले से किसी ने अगर एनालाइज कर रखा है, जैसे प्यू रिसर्च है, बहुत पॉपुलर है, सबको यूज करता है। मैं भी पॉलिटिक्स का पेपर लिख रहा हूँ, उसमें हम यूज करते हैं। प्यू रिसर्च में ऑलरेडी डेटा एनालाइज किया हुआ होता है। अगर मैं उसको अपने पेपर में यूज करता हूँ और उस पर कोई बेसिस बना रहा हूँ, तो वो भी क्वालिटेटिव में आएगी। यानी क्वालिटेटिव इस तरह की रिसर्च होती है, ये सब लिखा हुआ है, सब पढ़ सकते हैं, ठीक है? क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है ना, वो जनरली एक्सपीरियंस पर, ओपिनियंस पर, या फिर कोई ऐसे सोर्स पर होती है जिसका कनेक्शन डेटा या स्टैट से नहीं है। जैसे कि यूक्रेन रशिया की जो है वो वॉर हुई, इस बीच में
एजेंसीज ने कैसे, सीक्रेट एजेंसीज ने कैसे काम किया। इसका कनेक्शन नंबर से कहाँ पर है? तो इसका कनेक्शन डिस्कशन से है, डिटेल से है, न्यूज रिपोर्ट से है। दैट्स वाई ये चीजें आएंगी क्वालिटेटिव। लेकिन अगर यही बात होती कि यूक्रेन और रशिया की वॉर में कितने वेपन्स यूज हुए हैं, उसका सारा सर्वे किस किस तरह के हुए हैं, उसका क्या रेट्स है, लोगों ने, या फिर ये बहस होती कि लोगों ने कैसा फील किया, इस पर सर्वे होता इस वॉर से, तो वो चीजें क्वालिटेटिव में आ जाती। यहाँ सिर्फ डिस्कशन वाली चीजें हैं, तो वो आती है क्वालिटेटिव में। सॉरी, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। क्वांटिटेटिव में हमेशा न्यूमेरिकल चीजें हैं, और जनरल जो डिस्कशन वाली चीजें हैं, वो क्वालिटेटिव। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ है। अच्छा, टूल्स समझेंगे हम, कुछ टूल्स हम यूज करेंगे पूरे पेपर में। रिसर्च टूल्स यूज करेंगे, यानी ऐसे टूल जो हमें रिसर्च पेपर फाइंड करने में हेल्प करते हो। बिकॉज अगर देखें ना, टॉपिक पे लिखना हो आदमी को और उसमें पहले से कुछ ना मिले, समझ नहीं आता कि कैसे शुरू करें, कैसे क्या करें, एक बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन ये होगा कि हम जो है वो रिसर्च पेपर में से लिखा, लिखा क्वांटिटेटिव है। नहीं, लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, तो ये एक सर्वे है। तो जो इसमें अगर ना इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि क्या स्टैट्स है, कि क्या, अगर हम इसको दो तरह से करते हैं, देखिए लोग कैसे फील कर रहे हैं, ये दो तरह से होगा। एक तो ये होगा कि हम उसमें एक ये बना देंगे कि क्या नुकसान हुआ, उनका क्या फायदा हुआ, या फिर क्या उनकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ा। अब इफेक्ट में भी दो चीजें हैं। एक तो ऐसे वैसे इफेक्ट जो न्यूमेरिकली काउंट हो सकता है, जैसे कि उनकी इनकम में क्या इफेक्ट हुआ, उनके खर्च में क्या इफेक्ट हुआ। अब एक इफेक्ट ऐसा है कि इमोशनली उन्होंने कैसा फील किया, क्या मसले उनको आए, उनको कैसा लग रहा था जब ऐसा हो रहा था, तो उनके यानी सर पे रॉकेट रॉकेट चल रहे, कैसा लग रहा था। तो ये चीजें ना क्वालिटेटिव में हम डिस्कस करते हैं, उधर क्वांटिटेटिव डिस्कस करते इसमें हैं। ठीक है। ऐसे हो सकता है जैसे हम अक्सर लोगों के रिव्यूज के लिए क्वेश्चनियर बनाते हैं, तो उसके रिजल्ट्स को हम कह लेंगे कि वो क्वांटिटेटिव है, लेकिन अगर जो पर्सन टू पर्सन जो उनके रिव्यूज होंगे वो फिर आई थिंक क्वालिटेटिव में आएंगे। इजंट? डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चनर्स क्या है। जिसमें अक्सर 5 पॉइंट्स होते हैं, उन्होंने से सिलेक्ट करना होता है उसे, एमसीक्यूज टाइप ना। वो अगेन क्वेश्चन में डिपेंड करता है, ऐसे हम क्लियरली नहीं कह सकते। लेकिन जनरली अगर आप पूछेंगे कि सर्वेस को मुझे कहाँ डालना है, तो हम सर्वेस को ना क्वांटिटेटिव में डाल देते हैं जनरली। एक्सेप्शन बहुत है, लेकिन जनरली ऐसा करते हैं। अच्छा, और रिसर्च टूल्स हम देखेंगे कि यानी कौन से टूल्स है जिसका हम इस्तेमाल करके अब तक की हुई भी किसी टॉपिक पे रिसर्च कर वो समझ सकते हैं। जो एक्चुअल हम सुन रहे होते हैं ना वीडियोस में, ये इधर उधर इस पे रिसर्च पेपर है, उस पे रिसर्च पेपर, मतलब ये होता है कि लोगों को लगता है क्या मतलब क्या है, मिलता नहीं है एक तो ये सारी चीजों का सॉल्यूशन हम देखेंगे कि किस तरह रिसर्च पेपर्स को ढूंढा जाता है, किस तरह समझा जाता है, यूज किया जाता है, पढ़ा जाता है, क्या उसमें एक्सेप्ट किया जाता है, गलतियां उसमें क्या हो सकती है, गलतियां हमें बहुत होती है। तो वो भी समझना है सारी चीजें। अच्छा, राइटिंग के टूल्स भी हम देखेंगे ना, कि किन टूल पे हम लिख सकते हैं और किन टूल को हम यूटिलाइज कर सकते हैं लिखने में, लाइक ग्रामर चेक करने में, या फिर इटसेल्फ किसी पैराफ्रेज करने में टेक्स्ट को, या फिर पेपर पाल जैसे टूल मैं खुद यूज करता हूँ कि तो नॉर्मल टेक्स्ट होगी या नॉर्मल वर्डिंग होगी, उसको कैसे, या नॉर्मल राइम लाइन्स होगी, उसको कैसे एकेडमिक बनाना है। तो वो टूल को भी समझेंगे। फिर साइटेशन के, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, साइटेशन के टूल्स को ना कभी भी मतलब खुद से पूरा रेफरेंस, पूरे साइटेशन की जरूरत नहीं होती करने की। आजकल टूल आते हैं तो ये सारे काम ऑटोमेटिक करते हैं, तो वो टूल भी हम समझेंगे। प्लेजरिज्म चेकर, अच्छा प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म समझ लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लेजरिज्म में जो है ना वो यानी ये आइडेंटिफाई करता है कि जो आपका टेक्स्ट है या जो आपका लिखा हुआ है, ये बात दफा ये लिखा हुआ है, ये पहले से किसने लिख रखा है या नहीं लिखा हुआ। अब इस ये एक चेक करने का मेथड होता है, जिनको नहीं पता, बहुत से को तो पता होगा लेकिन जिनको नहीं पता, प्लेजरिज्म चेकर एक चेक करने का ऐसा मेथड होता है जिससे हमें पता चलता है कि जो अभी करंट टेक्स्ट है हमारे हाथ में, क्या ये ओरिजिनल है या ओरिजिनल नहीं। सिंपल, किसी का भी टेक्स्ट हो, तो वो चीज हम अपने पेपर के साथ भी और दूसरों के पेपर के साथ भी अप्लाई करते हैं, ये चेक करने के लिए कि उसने कहीं से उठाया तो नहीं, क्लियरली चेक हो पाती है। अच्छा, 5 तरह की टैग। अच्छा, हम आते हैं हम वर्ड्स के ऊपर में, कि कॉमन वर्ड जैसे हम, मैं समझा रहा हूँ किस तरह से हम मतलब नॉर्मल राइटिंग में और एकेडमिक राइटिंग में फर्क होता है। हम कॉमनली वर्ड यूज करते हैं, लेकिन ये एकेडमिक राइटिंग में नहीं करते। हाउ एवर यूज कर सकते हैं एंड को, एडिशनली या मोर ओवर। सो को सो नहीं यूज करते, जनरली जो हम जिस तरह बात कर रहे हैं इस तरह एकेडमिकली
नहीं यूज किया। सो को देयर फोर ये दिस लाइक को सच एज फॉर एग्जाम्पल ऑल आउट को न्यूमरियस सेवरल स्टफ्स को आइटम्स एस्पेक्ट या एलिमेंट, यानी कोशिश ये होती है कि एग्जैक्ट डिफाइन करें। आप ये नहीं करेंगे कि दीज थिंग्स वेरी बैड, नो, थिंग्स को भी डिफाइन करना है, किस चीज की बात हो रही है, क्योंकि थिंग्स भी कई चीजें हो, कई 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 उसको कई हो सकती है ना, स्टफ भी कई हो सकते हैं, तो उसको एग्जैक्ट डिफाइन करना है। ये जो रिसर्च पेपर की मैंने बताया कि हम एग्जैक्टली हर चीज को डिफाइन करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू लाइक दिस, नो, बिकॉज अब लॉट को डिफाइन करना है कि वो लॉट में कितने आ रहे हैं आपके। और अब यहाँ देखें समझते हैं, जैसे एक लाइन लिखी हुई है, nowadays a lot of people like to use social media because it is fun and easy but it can lead to distraction। no, हम एकेडमिक राइटिंग में इस तरह नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे करेंटली न्यूमरियस इंडिविजुअल्स। अब न्यूमरियस इंडिविजुअल्स की भी डिटेल होगी कि वो कितने न्यूमरियस इंडिविजुअल्स हैं जिसको हमने एनालाइज किया है। न्यूमरियस इंडिविजुअल्स प्रेफर यूजिंग सोशल मीडिया ड्यू टू इट्स कन्वीनियंस एंड एंटरटेनमेंट वैल्यू, यानी अब पर्सनल भी कम होते हैं। जी, रिसर्च पेपर की एक खासियत ये भी होती है, एकेडमिक रेटिंग की होती है कि अपने पर्सन कम होना है। ही फील वेरी हैप्पी, ही फील वेरी बैड, ऐसी खबर सुन के उसको ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा नहीं करना। बहुत ही कंसाइज भी रहना है और पर्सनल कम से कम होना है। हाउएवर मे बी इट मे कंट्रीब्यूट टू डिस्ट्रैक्शन, इट मे कंट्रीब्यूट टू डिस्ट्रैक्शन। हमने ये नहीं कहा कि एग्जैक्टली ऐसा होगा, हमने मे लगाया बिकॉज हमारे हम जो है वो 100% श्योर नहीं है ना, हो सकता है यहाँ ये इस सबके साथ यही हो। तो ये सारी चीजें बड़ी स्पेसिफिक होनी चाहिए। अब ये देखें, एक एक छोटी सी एक्सरसाइज है, समझ लें, ये वही चीज है, नॉर्मल राइटिंग है या एकेडमिक राइटिंग, यहाँ फर्क समझे। देखें, स्टूडेंट्स these days spend a lot of time on social media, they feel it's fun and easy to connect with friends। वो सोशल मीडिया की बात हो रही है, क्लियर है, ठीक है, बट समटाइम्स इट कैन डिस्ट्रैक्ट देम फ्रॉम स्टडीज। ये बात तो हम जनरली कर रहे हैं, लेकिन एकेडमिक राइटिंग में हम इस तरह नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे सोशल मीडिया यूसेज अमंग स्टूडेंट्स हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड, और इतना भी काफी नहीं होगा। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंटली से क्या मुराद है, पेपर में पहले या बाद में, कि एग्जैक्ट डेटा कि पहले अगर 10% लोग यूज कर रहे थे तो अब 20 कर रहे हैं। एग्जैक्टली डिफाइन करना पड़ेगा ईयर बाय ईयर, ठीक है। प्रोवाइडिंग अ कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिकेशन, ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म मिल रहा है कम्युनिकेशन का, इस पर भी डेटा लाना पड़ेगा। हाउएवर स्टडीज इंडिकेट दैट एक्सेसिव यूज में नेगेटिवली इम्पैक्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर हम दो चीज देखेंगे, यहाँ हमने पहले दफा कह दिया इट कैन डिस्ट्रैक्ट, यानी इट कैन डिस्ट्रैक्ट देम फ्रॉम स्टडीज, तो पर्सनल अपनी ओपिनियन हो गई ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपने बताना है कि स्टडीज ये दिखाती है, या तो आपने ये स्टडी की हो, वो आपकी स्टडी हो, लेकिन अगर आपने इस बात को कहा है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि स्टडीज ये दिखाती है, और आगे साइड करना पड़ेगा कौन सी स्टडी ये जो है वो साइड किया है यहाँ पे, ये साइटेशन है, जैसे हमने समझा था। और प्रेजेंटेशन खत्म, हम कोई रिसर्च पेपर मिसाल के लिए देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे अ, कोई भी देख लेते हैं, जैसे मैं आपको कौन सा दिखाऊं। हम्म, अभी मैंने देखा था हिस्ट्री में, एक मैंने देखा था अभी हिस्ट्री, इसमें एक पेपर था लेकिन डाउनलोड नहीं किया। तो आप डायरेक्ट गूगल स्कॉलर से ही खोल चलिए। जी, नहीं, मैं वो ये कह रही थी कि आप गूगल स्कॉलर से खोल लेते, लेकिन अब तो खुल गया, चलो ठीक है बस। हाँ हाँ, नहीं वो वही बात है ना, कौन सा है ओपन सोर्स कौन सा नहीं, ये देखना पड़ता है। ओपन एक्सेस क्या है या ओपन सोर्स पेपर क्या है, ये सारी चीजें हम आगे समझ जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, ये है टाइटल, सिंपल टाइटल देखें, बहुत स्पेसिफिक, कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है। ये है ऑथर्स के नेम, ये 1 2 3 ये लिखा हुआ है, ये होती है फुट नोट्स, क्योंकि यहाँ जो है वो ये फुट नोट है, सॉरी ये सॉरी फुटी नोट है, हाँ ये नीचे में लिख नहीं रहा था, ये देखो, ये फुट नोट है क्योंकि उसी पेपर में वहीं पर डिफाइन किया हुआ है, जैसे ये शख्स है, ये शख्स है, ये लोग हैं, तो ये कौन है, डिटेल्स यहीं पे डिफाइन की है, तो ये फुट नोट है। ये है उसका एब्स्ट्रैक्ट, बैकग्राउंड भी देखिए इसमें मेंशन है, और मेथड भी यहीं पे मेंशन है, और कंक्लूजन भी है जैसे मैंने मेंशन किया था।
साइटेशन उन्होंने कौन सी यूज की है वो भी मेंशन किया, और किसने पब्लिश करवाया है, किस स्टेट को हुआ है, ये सारी चीजें तो खैर सबको पता है, मेंशन करते हैं। वॉल्यूम पेज और ये सारी चीजें कैसे होती है, कैसे लिखते हैं, इस वे में कैसे लाते हैं, हम आगे समझेंगे। ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, 1 2 3 4, ये देखिए, 1 2 3 4, ये जो भी चीजें हम देख रहे हैं, इस चीज को कहते हैं फुटनोट। ये है वैसे इंडेक्स साइटेशन, पहले तो कहते हैं इसे। ये मेथड होता है आई ट्रिपल ट्रिपल ई का। ये सारी टेक्निकल चीजें अभी समझने की जरूरत है, अभी इतना समझने की जरूरत है। जैसे एक क्लेम किया उसने, एक बात कही कि HIV, लंग कैंसर एंड डायबिटीज मेडिकल, ये क्लेम हो गया इतना बड़ा। इसका जो रेफरेंस है ना, ये 1 नंबर है। 1 कहाँ पर है, एंड में आ जाएंगे जहाँ रेफरेंसेस मेंशन है, और यहाँ हम देखेंगे 1 कहाँ पर है। ये है इसका असल रेफरेंस। ये आप सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ये इस तरह चीजें होती है। अब ये देखें, वो जो रेफरेंस है एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट डिटेल्स के साथ मेंशन है। तो ये समझाना मकसद है किस तरह पेपर लिखा जाता है, मेथोडोलॉजी भी इसी के अंदर मेंशन है, और जो है वो डिस्कशंस भी इसी में हुई है, डिफरेंट ओपिनियन भी इसी में रखी गई है, बीच में सारी चीजें। मैं ये एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन के बीच में सारी चीजें होती है। खैर, ये एक मेथड दिखाया मैंने रेफरेंस का, जो हम जनरली देख रहे होते हैं, और मल्टीपल मेथड्स है रेफरेंस से। तो वो भी हम इंशाल्लाह आगे समझेंगे, इसे मिसाल के तौर पर आपको दिखाऊंगा। तो कुछ भी दिखा सकते हैं, चले मैं दिखाता हूँ। क्विल क्विल बॉट मैंने जैसे मेंशन किया कि टूल है, ठीक है। ये टूल मैं यूज नहीं करता जनरली रेफरेंसेस के लिए, लेकिन बिगिनर्स कर सकते हैं, बहुत आसानी देता है। एक मुझे कोड करना है कोई बात, जैसे हम्म, हाँ, ये एक जर्नल था, जिसका मकसद में हमने ये समझा था कि कलोनियलिटी जो है वो ह्यूमन राइट्स पे क्या है, किस तरह है, सारी इसकी डिटेल्स थी। अब मुझे इसको कोट करना है अपने पेपर में, यानी इसमें मैंने कोई ऐसी मालूमात, ऐसी डिटेल पढ़ी है जिसका बहुत ज्यादा यूज है मेरे पेपर में, या इसमें कोई ऐसी बात कही गई है जिसका कनेक्शन मेरे पेपर से है, यानी मैंने ऐसा क्लेम कर दिया जो इस पेपर में मिल जाएगा, उसकी डिटेल ये मिल जाएगी इसकी डिटेल। तो मैं कैसे करूंगा, क्या मेथड है? सिंपल मेथड है कि मैं इसकी DOI कॉपी कर लूँ। ये सब चीजें हम आगे समझेंगे, DOI क्या होती है, इसका लिंक कॉपी कर लूंगा, यहाँ मैंने डाल दिया, ये कर दिया साइट, ठीक। ये शिकागो मेथड यूज किया हुआ मेथड भी हम आगे समझेंगे, अभी जरूरत नहीं समझेंगे। यहाँ मैंने कर दिया साइट। अब ये चीजें आ गई, ये आ गया इसका फुल नोट, जो कि हम एंड में लगाते हैं। ये आ गया शॉर्ट, जो हम नीचे नीचे में लगाते हैं, पेपर के बीच में लगाते हैं। अब इसमें भी मुझे कोई स्पेसिफिक पेज नंबर मेंशन करना हो, तो वो भी मैं यहाँ पेज नंबर डालूंगा 6। तो ये 6 मेंशन कर देगा कि 6 पेज में ये बात लिखी है। तो स्पेसिफिक चीजें हम मेंशन करते हैं रिसर्च पेपर में। आज ये इंट्रो में था, कल के सेशन में इंशाल्लाह हम पहला पेपर लिखेंगे, बड़ा बेसिक सा 2 पेज। ये है कल का प्लान। मैं सेंड कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जो है क्वेश्चन डाल दीजिएगा प्लीज।